मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ। जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी तो आईने के सामने खुद से कहा था, नेहा, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए जिएगी जो न्याय की आस में चुप बैठी है। लेकिन शायद मुझे तब नहीं पता था कि यह वर्दी सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि बलिदान की मांग भी करती है। उस दिन पुलिस स्टेशन में रोज की तरह भीड़ थी। किसी का झगड़ा, किसी की चोरी, किसी की गुमशुदगी, सबके बीच में फाइलों में गुम थी। तभी दरवाजे पर एक लड़की आई। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर कांप रहा था। मैंने कुर्सी से उठकर कहा, हाँ बताइए, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, मैडम, मुझे मदद चाहिए। नाम था रिया मलिक, उम्र मुश्किल से 24 साल। वो एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी और बोली, हमारे बॉस सत्येंद्र ठाकुर, वो पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ। उसके बाद उसके शब्द गले में अटक गए, आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया और कहा, रिया, यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, आराम से बताओ। वो बोली, वो लोग कहते हैं कि मैं प्रमोशन चाहती हूँ, इसीलिए उनके खिलाफ बोल रही हूँ। लेकिन मैडम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने जबरन मेरे साथ गलत हरकत की और उन्होंने वीडियो बनाकर धमकी दी है कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो वो सब वायरल कर देंगे। मेरे दिल में गुस्सा उबल पड़ा। सत्येंद्र ठाकुर, ये नाम मैं पहले भी सुन चुकी थी। शहर का बड़ा उद्योगपति, कई स्कूलों का मालिक, हर राजनीतिक पार्टी से रिश्ता। उस पर पहले भी 2 बार ऐसे ही आरोप लगे थे, लेकिन हर बार सबूतों की कमी और ऊपर के दबाव से केस बंद हो गया। मैंने रिया से कहा, इस बार वो बचेगा नहीं। शुरुआत होती है जंग की। मैंने तुरंत उसकी लिखित शिकायत ली, मेडिकल कराया और FIR दर्ज कर दी। जब मैंने फाइल अपने सीनियर ACP वर्मा को दिखाई तो उन्होंने कहा, नेहा, ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा। तुम्हें पता है ना ठाकुर के कितने कनेक्शन हैं? मैंने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सर, अगर कानून हर रसूखदार के आगे झुक गया तो फिर ये वर्दी पहनने का हक हम सब खो देंगे। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, ठीक है, फिर ये केस तुम्हारा है, लेकिन सावधान रहना। पहली जांच। मैंने रिया से उसके मोबाइल, ईमेल और चैट रिकॉर्ड मांगे। कुछ पुराने मैसेज थे जहां ठाकुर ने उसे डिनर के लिए बुलाने की बात की थी और कई बार ना कहने के बावजूद वो दबाव डाल रहा था। हमने कंपनी की बिल्डिंग के CCTV फुटेज निकाले, लेकिन वहां कुछ भी स्पष्ट नहीं था। मैं जानती थी ऐसे आदमी चालाक होते हैं, वो सबूत छोड़ते ही नहीं। मैंने रिया से पूछा, क्या तुम उसके ऑफिस गई थी उस दिन? वो बोली, हाँ, उसने कहा था कि फाइल साइन करनी है और वहाँ वही सब हुआ। मैंने सोचा, अगर उसने वीडियो बनाया था तो कहीं न कहीं सेव भी होगा। हमने कंपनी के सर्वर की जांच की, लेकिन वहां से सब डेटा डिलीट था। साफ था कोई अंदर से मदद कर रहा था। धमकियां और डर। अगले ही दिन एक ब्लैक SUV मेरी कॉलोनी के बाहर खड़ी थी। जब मैं रात में घर लौटी तो दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली, केस बंद कर दो वरना तुम्हारा अतीत भी उजागर कर देंगे। मैं हंस पड़ी क्योंकि मेरा अतीत साफ था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं डरती नहीं हूँ। मैंने स्टेशन पहुंचकर सबको चेताया, अब वो हमें डराने की कोशिश करेगा, लेकिन यही उसकी गलती होगी। रिया की हालत फिर भी कमजोर थी। वो बोली, मैडम, मुझे डर लग रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, रिया, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, इस बार वो खुद कानून के जाल में फंसेगा। पहला झटका। हमने सबूत इकट्ठे किए और चार्जशीट दायर की। अदालत में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। उसके महंगे वकील, गवाहों की याददाश्त खोना और आखिर में जज ने कहा, अपर्याप्त सबूतों के कारण अभियुक्त को रिहा किया जाता है। रिया टूट गई। वो बोली, मैडम, जब सबूत ही काम नहीं आते तो न्याय कौन देगा? मैंने कहा, न्याय देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। अब बारी मेरी है। नेहा की रणनीति। मैंने ठान लिया था, अगर कानून की किताबों से नहीं तो कानून की चालों से उसे पकड़ूंगी। मैंने एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई। हमने पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को नया कर्मचारी बनाकर उसी कंपनी में भेजा। उसका नाम था सोनाली, होशियार, बहादुर और भरोसेमंद। मैंने उसे एक छिपा हुआ कैमरा और माइक्रोफोन दिया। सोनाली, जो भी बोले, जो भी करे, सब रिकॉर्ड करना, पर खुद को किसी खतरे में मत डालना। वो बोली, जी मैडम। हमने हफ्तों तक सब कुछ देखा, पर ठाकुर बहुत संभल कर चलता था। उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है क्योंकि कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। लेकिन अपराधी जब खुद को सबसे सुरक्षित समझता है, वही वक्त होता है जब वो सबसे बड़ी गलती करता है। जाल में पहली हलचल। एक शाम सोनाली ने मुझे फोन किया, मैडम, आज वो मुझे डिनर के लिए बुला रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, शांत रहो, जो होगा वही हमें चाहिए।
हमारी टीम ने होटल के चारों ओर निगरानी लगा दी। सोनाली के बैग में लाइव कैमरा चालू था। ठाकुर के कमरे में जो भी हो रहा था वो मेरे लैपटॉप पर दिख रहा था। शुरुआत में सब सामान्य था, बातें, हंसी, ड्रिंक्स। लेकिन फिर ठाकुर ने धीरे धीरे वही हरकतें शुरू की जो रिया ने अपने बयान में बताई थी। मैंने स्क्रीन पर देखा, उसने सोनाली के हाथ पर हाथ रखा। वो डर गई पर संयम बनाए रखा। वो बोला, तुम जैसे खूबसूरत लड़की को ऑफिस में नहीं, मेरे पास होना चाहिए। बस वहीं हमें वो क्राइम का सबूत मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। मैंने वायरलेस पर आदेश दिया, टीम मूव इन, अब वक्त है इंसाफ का। सामना। जब हम कमरे में घुसे, ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, आप लोग कौन हैं? ये सब गलतफहमी है। मैंने कहा, गलतफहमी नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई के सबूत तुम्हारे सामने हैं। उसने मुझसे कहा, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि तुम कौन थे। अब बस ये याद रखना कि तुम क्या बनने वाले हो, एक अपराधी। मैंने उसके हाथ में हथकड़ी डालते हुए कहा, कानून देर से चलता है पर अंधा नहीं होता। मीडिया की गूंज। अगले ही दिन अखबारों में सुर्खियां थीं। उद्योगपति सत्येंद्र ठाकुर गिरफ्तार, महिला पुलिस अफसर ने किया बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर लोग मुझे लेडी सिंघम कहने लगे। लेकिन सच कहूं, मुझे इन बातों में कोई गर्व महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए ये शोहरत नहीं, न्याय का हिस्सा था। रिया ने फोन किया और रोते हुए कहा, मैडम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो पकड़ा गया। मैंने कहा, रिया, तुमने हिम्मत दिखाई, इसलिए वो आज सलाखों के पीछे है। तुम ही इस जीत की असली वजह हो। लेकिन जंग अभी बाकी थी। ठाकुर जेल में था, पर उसके रसूख अब भी जिंदा थे। उसके लोग मुझे लगातार धमकियां दे रहे थे, कभी फोन पर, कभी गुमनाम चिट्ठियों से। एक दिन मेरी कार के नीचे कोई अजीब सी चीज दिखी। जब बम स्क्वाड बुलाया तो वो ट्रैकिंग डिवाइस निकला। वो मेरी हर हरकत पर नजर रखवा रहा था। मेरे सीनियर ने कहा, नेहा, केस ट्रांसफर कर दो, तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने कहा, सर, अगर मैं पीछे हट गई तो बाकी सबको कौन बचाएगा? उस रात आसमान में अंधेरा था, लेकिन मेरे दिल में जो आग जल रही थी उसने मुझे साफ दिखा दिया था कि अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने दस्तावेज, अपने टीम के लोगों और सबूतों की फाइल एक बार फिर देखी। सब कुछ तैयार था। ये ऑपरेशन मेरे करियर का सबसे बड़ा दांव था, क्योंकि इस बार जिस शातिर को पकड़ना था उसके पीछे न सिर्फ पैसा बल्कि राजनीति और पावर दोनों थे। वो आदमी बार बार कानून से बच निकलता रहा था, क्योंकि उसके पास ऊंचे संपर्क थे और हर बार केस गुम हो जाता था। लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैंने उसके ही बनाए जाल में उसे फंसाने की ठान ली थी। मेरे अंदर न कोई डर था, न कोई झिझक, बस एक अटूट विश्वास कि न्याय मिलकर रहेगा, चाहे जो हो जाए। मैंने अपनी टीम के साथ मीटिंग की, हर एक की जिम्मेदारी तय की। हमारे पास उसका मोबाइल लोकेशन ट्रैक था और हमने एक नकली शिकायत दर्ज करवाई थी एक पीड़िता के नाम से, ताकि उसे फिर से उसी अपराध की कोशिश में बाहर लाया जा सके। योजना पूरी तरह वैध थी। हम उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और यही हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत बनता। रात के करीब 10 बजे उसने उस लड़की से संपर्क किया, वही लड़की जो हमारी टीम की अंडरकवर अफसर थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, हर मूवमेंट में ट्रैक कर रही थी। जैसे ही उसने लड़की को अपने फार्म हाउस पर बुलाया, हमारे अंदर एड्रेनलिन दौड़ गया। मैंने वायरलेस में धीरे से कहा, सभी टीम तैयार रहे, टारगेट मूव पर है। हम 3 गाड़ियों में उसके पीछे निकले। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और ठंडी हवा। लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। मुझे याद आ रहा था वो हर पीड़िता का चेहरा जिसने इस दरिंदे की वजह से अपनी आवाज खो दी थी। मेरी मुट्ठियां कस गईं। फार्म हाउस पर धावा। करीब आधे घंटे बाद हम उसके फार्म हाउस पहुंचे। बाहर 2 गार्ड थे, लेकिन हम पहले से उनके शिफ्ट की जानकारी रखे हुए थे। एक ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़ा और बाकी टीम पीछे से अंदर दाखिल हुई। मेरे कदमों की आहट धीमी थी, लेकिन दिल की धड़कनें बहुत तेज। अंदर मध्यम रोशनी थी और मुझे उसकी हंसी की आवाज सुनाई दी, वही हंसी जो पीड़िताओं की चीखों के ऊपर गूंजती रही थी। मैंने अपनी टीम को इशारा किया, टारगेट अंदर है, रेड करो। अगले ही पल दरवाजा तोड़ा गया और हम अंदर घुसे। वो आदमी चौंक कर पीछे हट गया, पर मैं सीधी उसकी ओर बढ़ी। मेरे अंदर जो गुस्सा था वो सालों की असहायता से जन्मा था। मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और कहा, अब भागकर दिखा, कानून की पकड़ से भी तेज भाग सकता है क्या? वो बड़बड़ाया, धमकी दी कि उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर बड़े बड़े लोग हैं, समझी? लेकिन इस बार उसे कोई नहीं बचाने वाला था। मैंने कहा, इस बार तेरे ऊपर एक ईमानदार अफसर है। मेरे आदेश पर टीम ने उसे हथकड़ी लगा दी। जैसे ही वो हथकड़ी की ठंडी धातु उसकी कलाई पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे हर उस औरत की आत्मा को सुकून मिला जिसने इस दरिंदे से तकलीफ झेली थी। कोर्ट का मैदान ए जंग।
वो मुझे घूरता रहा, गुस्से से, नफरत से, शायद डर से भी। लेकिन मैं उससे नफरत नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ न्याय कर रही थी। हम उसे थाने लाए, मीडिया तक खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने किसी को भी बयान नहीं दिया। मैं चाहती थी कि पहले हर सबूत, हर गवाही कानूनी रूप में तैयार हो जाए। अगले दिन सुबह मैंने खुद केस की फाइल पेश की और इस बार हमने हर वो गलती सुधारी जो पहले के केसों में हुई थी। सबूत पुख्ता थे, ऑडियो, वीडियो, बैंक रिकॉर्ड और हमारे अंडरकवर अफसर की गवाही। कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उसने फिर वही पुराना खेल खेलना चाहा, रिश्वत, दबाव, धमकी। लेकिन इस बार सिस्टम में नेहा खड़ी थी और मैं झुकने वालों में नहीं थी। मैंने पूरी सच्चाई के साथ कोर्ट के सामने बयान दिया, हर पीड़िता के साथ खड़ी रही। कई बार उस दौरान मुझे डराने की कोशिश की गई, मेरे घर पर निगरानी रखी गई, यहाँ तक कि ट्रांसफर की धमकी भी मिली। पर मैं जानती थी कि अगर मैं अब पीछे हटी तो ये राक्षस फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद करेगा। अंतिम जीत का सुकून। कई महीनों की लड़ाई के बाद आखिर वो दिन आया जब कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। जज के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उस क्षण मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। बाहर कोर्ट के गेट पर खड़ी औरतों ने मेरे लिए ताली बजाई। किसी ने कहा, आपने हमें भरोसा दिलाया कि कानून जिंदा है। उस दिन मुझे लगा, हाँ, यही था मेरा असली पुरस्कार। उसके बाद जब मैं थाने लौटी तो एक सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर शांति थी। मैंने अपनी वर्दी की जेब में हाथ डाला, जहां मैं हमेशा अपनी माँ की तस्वीर रखती थी। माँ कहा करती थी, बेटी, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अंत में वही जीतता है। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, आज मैं जीत गई। पर सच्चाई ये है कि उस जीत के पीछे कितनी थकान, कितनी रातों की नींद, कितनी लड़ाइयाँ थीं, ये सिर्फ मुझे पता है। इस केस ने मुझे बदल दिया। अब मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं रही, मैं न्याय की आवाज़ बन गई। मुझे समझ आ गया कि कानून का काम सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि समाज को ये विश्वास दिलाना है कि न्याय अब भी जिंदा है। आज भी जब मैं किसी नए केस पर निकलती हूँ तो मुझे उस रात की याद आती है, वो रात जब मैंने एक शातिर दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुँचाया था। वो याद मुझे थकने नहीं देती, डरने नहीं देती। मैं जानती हूँ इस देश की हर नेहा में वही हिम्मत है, बस उसे जगाने की देर है। और जब वो हिम्मत जाग जाती है तो कोई भी अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। मैं आज भी वर्दी पहनती हूँ तो आईने में खुद से कहती हूँ, नेहा, याद रखना, इंसाफ की कीमत बड़ी होती है, पर जब मिलती है तो हर दर्द मिटा देती है। और फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने उस कीमत को चुकाया है और गर्व है कि मैं हारी नहीं। मैं लड़ी और जीती इंसाफ के लिए, उन सब के लिए जो आवाज़ नहीं उठा पाए।